देखो सेल सिग्नलिंग किसकी पड़ी हुई है? सिग्नलिंग आप दोनों की तो पड़ी हुई है, और बाकी आपकी पड़ी हुई है। अच्छा, दो तीन की पड़ी हुई है, चलो ठीक है। मैंने वहां पर एक चीज बताई थी आपको जीपीसीआर के बारे में। जीपीसीआर जानते हो ना? जीपीसीआर पढ़ रखा होगा आपने। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है ये, ठीक है। अब देखो मैं एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ना। किसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं? न्यूरॉन की। डिटेल से कहाँ पे पढ़ने वाले हैं न्यूरॉन्स को अपन? कहाँ पढ़ेंगे? जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन्स ही तो होती है। तो अब अपन न्यूरॉन्स की डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ये न्यूरॉन्स है आपका। ऐसा तो होता है न्यूरॉन्स। ये मैंने क्या बनाया है? ये न्यूरॉन्स बनाया है। ये मैंने क्या बना दिया है? न्यूरॉन्स। और समझने के लिए आपको इस प्रकार से बना दिया है, ऐसे। ये क्या बताऊं? ऐसे, ठीक है। ये न्यूरॉन्स है। किस तरह की स्ट्रक्चर है ये? न्यूरॉन्स की। अब आपको पता है न्यूरॉन्स के अंदर क्या पाया जाता है, बताओ। देखो न्यूरॉन्स का ये वाला भाग है ना, ये ऊपर वाला भाग, इसको अपन बोलते हैं क्या? सेल बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है पूरा, इसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सोन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सोन। ये एक्सोन पार्ट है। तो ये है सेल बॉडी, और ये क्या है? सेल बॉडी को अपन सोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोमा। क्या बोलते हैं? सोमा। तो ये सेल बॉडी वाला पार्ट है, और ये क्या है आपका? एक्सोन है। बात समझ में आ गई क्या आपको? ठीक है। ये वाला आपका पार्ट कौन सा हो गया? सोमा हो गया। क्या तक बात समझ में आ गई? ये जो आपको क्या दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है? सेल बॉडी के अंदर क्या पाया जाएगा बताओ? ये न्यूक्लियस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस। दिख रहा है? न्यूक्लियस है। और साथ साथ में ही यहां पर इसके अंदर क्या पाया जाता है? आपके निजेल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्या मिलेंगे आपको? निजेल्स ग्रेन्यूल्स। क्या मिलते हैं? निजेल ग्रेन्यूल्स, है ना। निजेल ग्रेन्यूल है। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है कि ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं डेंड्रोन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डेंड्रोन। तीन बातें समझ में आ गई। सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, और क्या है? निसेल ग्रेन्यूल्स है। इसके साथ साथ में ये वाले स्ट्रक्चर क्या दिख रहे हैं आपको? ये डेंड्रोन। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? ये डेंड्राइट्स हैं। क्या है? डेंड्राइट्स। क्या है ये डेंड्राइट्स है। चार बातें समझ में आ गई आपको? ठीक है। फिर ये अपन चलते हैं एक्सोन पे। ये एक्सोन दिख रहा है। ये एक्सोन के ऊपर क्या प्रेजेंट है बताओ? ये माइलिन शीट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ये माइलिन शीट। तो ये क्या है बताओ? माइलिन शीट है। और माइलिन शीट यहां पर अंदर की तरफ आपको क्या देखने को मिलती है बताओ? ये क्या है? स्वान सेल्स।
क्या है ये? स्वान सेल है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब ये जो आपको ये जो बीच में अंदर जगह दिख रही है ना, ये वाली, ये खाली स्पेस दिख रहा है क्या आपको? माइलिन शीथ के बीच के अंदर ये वाला स्पेस दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। समझ में आ गया? ये नोड ऑफ रेनवियर है। ये क्या है आपका? ये एक्सॉन टर्मिनल है। क्या है ये? एक्सॉन टर्मिनल। ये आपका एक्सॉन टर्मिनल है। क्या है? एक्सॉन टर्मिनल। यहां तक बातें समझ में आ रही है आपको? एक्सॉन टर्मिनल में ये आपको दिख रहा है ये वाला, ये क्या है बताओ? ये साइनेप्स है। क्या है ये? साइनेप्स। तो इसको बोलते हैं पर साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। साइनेप्स है। क्या है ये? साइनेप्स। साइनेप्स के अंदर क्या है बताओ? साइनेप्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? इनको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल। क्या बोलते हैं इनको? साइनेप्स के अंदर क्या प्रेजेंट है बताओ? साइनेप्टिक वेसाइकल है। और इन साइनेप्टिक वेसाइकल के अंदर क्या प्रेजेंट है बताओ? इन साइनेप्टिक वेसाइकल के अंदर क्या प्रेजेंट है? इन साइनेप्टिक वेसाइकल के अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या प्रेजेंट है? न्यूरोट्रांसमीटर। मोस्टली अपन पढ़ते हैं यहाँ पर एसिटिल कोलिन। किसके बारे में पढ़ते हैं? तो ये क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर मोस्टली कौन सा होता है? एसिटिल कोलिन। कौन सा होता है? एसिटिल कोलिन। ये किसकी स्ट्रक्चर है बताओ? न्यूरॉन्स की। समझ में आ गया न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर? सेल बॉडी है। सेल बॉडी के अंदर क्या क्या है बताओ? न्यूक्लियस है, निजल ग्रेन्यूल्स हैं, डेंड्रोन है और डेंड्राइट्स है। एक्सोन के अंदर ये वाला तो क्या है? पूरा का पूरा एक्सोन। जहां से एक्सोन स्टार्ट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं पता है क्या आपको? ये वाला हिस्सा जो स्टार्ट हो रहा है ना, इसको बोलते हैं अपन एक्सोन हिलोक। क्या बोलते हैं? एक्सोन हिलोक। समझ में आ गया क्या? तो ये एक्सोन हिलोक स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है वो एक्सोन टर्मिनल। और क्या पाए जा रहे हैं यहाँ पर? माइलिन शीथ। और क्या पाए जा रहे हैं? श्वान सेल। जो बीच में आपको गैप दिख रहा है, माइलिन शीथ के बीच के अंदर जो गैप दिख रहा है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, ये क्या है आपके? ये साइनेप्स हैं। क्या है ये? साइनेप्स। और साइनेप्स के अंदर क्या है? साइनेप्टिक वेसाइकल है। क्या है? साइनेप्टिक वेसाइकल। और साइनेप्टिक वेसाइकल के अंदर क्या प्रेजेंट है बताओ? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या प्रेजेंट है? न्यूरोट्रांसमीटर। यहां तक बात समझ में आ गई? न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? एसिटिलकोलिन। मोस्टली एसिटिलकोलिन होता है ना, इसी के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे कि आपने सुना होगा जो न्यूरोट्रांसमीटर हुए वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक कौन से होते हैं? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। नाम सुना है क्या आपने? ये डिटेल से अपन कहां पे पढ़ेंगे? सिग्नलिंग के अंदर, है ना। तो न्यूरोट्रांसमीटर आपके 2 टाइप के हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होता है एक्साइटेटरी? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर किसको बोलते हैं? देखो, जो एक्साइटेटेड न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना, वो किसको ओपन करते हैं? सोडियम चैनल को। किसको ओपन करते हैं? सोडियम चैनल को। याद रखना इस चीज को। और जो इनहिबिटरी वाले होते हैं वो किसको ओपन करते हैं? क्लोराइड चैनल को। किसको चैनल करते हैं? क्लोराइड चैनल को क्या करते हैं? ओपन करते हैं। दोनों बात समझ में आ गई? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर किसको ओपन करते हैं? सोडियम चैनल को। इनहिबिटेड न्यूरोट्रांसमीटर किसको ओपन करते हैं? क्लोराइड चैनल को। अब इसके कुछ एग्जाम्पल बताओ मेरे को। आप पढ़ लिया ना आपने?
एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं बताओ? देखो, एक तो होता है कौन सा, एस्पार्टेट, और एक कौन सा होता है, ग्लूटामेट। पढ़ा ना आपने? इसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको डी से और इसको ई से, पढ़ा रखा ना मैंने आपको। इसमें आपका ये जो आपको एसिटिल कोलिन दिख रहा है ना, ये दोनों तरह से काम करता है। ये एक्साइटेटर भी काम करता है और इनहिबिटर, दोनों तरफ से काम करता है ये। यदि ये कार्डियक मसल्स के ऊपर काम करेगा, किसके ऊपर काम करेगा? अभी कार्डियक मसल्स तो पढ़ रहे हैं अपन, हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तभी तो मैंने समझाया आपको। कार्डियक मसल्स के ऊपर काम करता है यदि एसिटिल कोलिन, तो क्या होगा बताओ? हार्ट रेट कम होगी या बढ़ेगी? बता रखा है ना मैंने हार्ट रेट के बारे में। एसिटिल कोलिन क्या करता है बताओ? क्यों करता है? क्योंकि ह्यूमन का हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। और मायोजेनिक हार्ट में क्या होता है बताओ? एसिटिल कोलिन ऐसे नोड की एक्टिविटी को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। बताया था ना मैंने आपको। जबकि न्यूरोजेनिक के अंदर एसिटिल कोलिन बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है ना ऐसे नोड की एक्टिविटी को। तो ये दोनों तरह से क्या कर सकता है? फंक्शन कर सकता है, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। तो यदि कार्डियक मसल्स के ऊपर काम करेगा तब तो कैसा काम करेगा? इनहिबिटरी। और पीएनएस के ऊपर काम करेगा तब कैसे काम करेगा? ये एक्साइटेटरी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वहां पे पढ़ेंगे इसको डिटेल से। तो ये दोनों तरह से काम कर सकता है। आपका इनहिबिटरी वाला कौन सा होगा? इनहिबिटरी में एक तो ये वाला आ जाएगा, यदि कार्डियक मसल्स में काम करेगा तो कौन आएगा? एसिटिल कोलिन। और यहां पर आपने एग्जांपल सुना होगा ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन आपका बिल्कुल सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है। आपने सुना होगा गाबा, मैंने बताया था ना आपको गाबा। गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। और यहां पर क्या लिख लेते हैं अपन? एसिटिल कोलिन लिख लेते हैं। और यहां पर भी क्या लिखेंगे? एसिटिल यहां पर कब काम करेगा बताओ? कार्डियक मसल्स के ऊपर। इसके साथ साथ में आपने पढ़ा होगा एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन। ये मोस्टली कैसे होते हैं बताओ? एक्साइटेटरी होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्टली एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। डोपामिन भी आपने नाम सुना होगा, है ना? दोनों तरह काम कर सकता है वो। तो आपको याद रखना है एक्साइटेटेड न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। ये किसको ओपन करेंगे बताओ? ये सोडियम चैनल को ओपन करेंगे। और इनहिबिटेड न्यूरोट्रांसमीटर ये क्लोराइड चैनल को ओपन करेंगे। तो एग्जांपल आपको याद रखना है एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। इधर आपको ग्लाइसिन और गाबा। समझ में आ गया? यदि एसिटिल कोलिन कार्डियक मसल्स पे काम करता है तब तो किसकी तरह फंक्शन करता है? इनहिबिटर की तरह। और पीएनएस पे काम करेगा तो एक्साइटेटर की तरह। और आपके एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन दोनों तरह किसकी तरह काम कर सकते हैं? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम कर सकते हैं। मोस्टली ये काम करते ही है ना। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? ये चीज समझ में आ गई? अब चलते हैं आगे। देखो, ये आपका क्या है? न्यूरॉन है। ये आपका सपोज करो न्यूरॉन है एक। ये न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन्स की क्या है बताओ? साइनेप्स है। फिर इस न्यूरॉन से कौन जुड़ता है बताओ? ऐसे होता है ना ये, इस प्रकार से। अब यहां पर यहां से सिग्नल आएगा ना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स पे क्या जाता है? इंपल्स जाते हैं ना, इंपल्स का कंडक्शन होता है। तो यहां पर दूसरा क्या मिलेगा इसको? न्यूरॉन्स मिलेगा। और दूसरे न्यूरॉन्स को क्या मिलेंगे बताओ? ये डेंड्राइट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? डेंड्राइट्स। बात समझ में आ गई क्या? तो एक न्यूरॉन के तो साइनेप्स और दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स। यहां से यहां पे क्या होगा बताओ? सिग्नल क्या होगा? आगे पास होगा। तो यहां पर इसको बोलते हैं अपन प्री सिनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं? प्री साइनेप्टिक नोब।
ये प्री वाला हो गया, तो ये वाला कौन सा होगा बताओ? ये पोस्ट साइनेप्टिक नोब होगा। क्या होगा? ये प्री साइनेप्टिक नोब और ये वाला पोस्ट साइनेप्टिक नोब। और जो बीच में आपको जगह दिख रही है ना ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इस प्रकार से समझना है इसको। तो सपोज करो ये क्या है? ये आपकी प्री साइनेप्टिक नोब है। तो ऐसे बना देता हूं इसको थोड़ा सा जूम करके आपके लिए, ठीक है? ये आपकी ये क्या है बताओ? ये डेंड्रोन, ये क्या है? डेंड्राइट से नहीं है, ये क्या है बताओ? पोस्ट साइनेप्टिक नोब। तो ऐसे बना देता हूं मैं इसको, ऐसे तो है ये, देखो ऐसे तो घूम के जाएंगे अंदर की तरफ ऐसे, ये वाला डायग्राम ऐसे ही तो है, ये वाला डायग्राम। तो मैंने इसको उल्टा बना दिया है ना ऐसे। तो बताओ सिग्नल यहां से जाएगा अंदर ऐसे, जाएगा कि नहीं जाएगा? अब देखो ये तो है प्री साइनेप्टिक नोब और ये क्या है बताओ? इन दोनों के बीच में मैंने जगह क्या बताई है आपको? तो ये क्या है बताओ? ये साइनेप्टिक क्लेफ है। बात समझ में आ गई क्या? अब देखो मैं इसको बनाता हूं वापस। ये क्या है बताओ? प्री प्री साइनेप्टिक नोब है। और ये क्या है? ये पोस्ट साइनेप्टिक नोब है। और ये बीच में क्या है बताओ? ये क्या है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। समझ में आ गई क्या बात? यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो इंपल्स आगे की तरफ कैसे जाएंगे। ये प्री साइनेप्टिक नोब है, मतलब कहने का मतलब साइनेप्स है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बताओ? ये तो वेसिकल है, और इन वेसिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है बताओ? इन वेसिकल के अंदर प्रेजेंट होता है आपका न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या प्रेजेंट है? न्यूरो ट्रांसमीटर। अब क्या होता है? सिग्नल आगे पहुंचाना है अपन को, तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में आकर क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूज। तो देखो मैं एक फ्यूज बना देता हूं आपके लिए, कैसे होता है ये वाली वेसिकल आके इस प्रकार से क्या हो गई है? फ्यूज हो गई है इस मेम्ब्रेन से। तो इसके जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो कहाँ पे रिलीज हो गए बताओ? इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर क्या हो गए हैं? न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो गए हैं? रिलीज हो गए। हो गए। अब ये क्या है? पोस्ट साइनेप्टिक क्या है? नोब है। इसके पास में क्या है बताओ? इसके पास में क्या होते हैं? इसके पास में होता है रिसेप्टर। क्या होते हैं? रिसेप्टर। अभी आगे बताएंगे कौन से रिसेप्टर होते हैं। समझ में आ गई क्या बात? जैसे कि एसिटिल कोलिन यदि किसकी तरह काम करता हो? इनहिबिटरी सिग्नल की तरह काम करता हो, तब ये कौन से रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करता है? मस्क्यूरिनिक एसिड रिसेप्टर पे। किस पे काम करता है? मस्क्यूरिनिक। पढ़ा ना आपने, सेल सिग्नल पढ़ाया होगा सर ने। मस्क्यूरिनिक एसिड रिसेप्टर पे जाके क्या करता है? ये फंक्शन करता है। समझ में आ गई क्या? और कोई यदि एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर होता है तो निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर बताया होगा सर ने, बताया था ना। तो वो निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करता है। दो बातें आपको याद रखनी है, आगे डिटेल से पढ़ेंगे, जब सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे ना तब डिटेल से बताएंगे इसको आप से। अभी सिर्फ थोड़ा सा समझना है आपको, ताकि आपको सर्कुलेशन थोड़ा समझ में आ जाए, इसलिए मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। यदि यहाँ वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं इस वेसिकल से, तो यदि ये न्यूरोट्रांसमीटर कैसे हो? इनहिबिटरी टाइप के हो। दो जो टाइप होते हैं, एक तो इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी। यदि ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर कैसे हो? इनहिबिटरी हो, तो इनके लिए रिसेप्टर अलग से है, जिसका नाम क्या है? मस्क्यूरिनिक एसिड रिसेप्टर। समझ में आ गई क्या बात? और यदि एक्साइटेटरी वाले हो तो इनके लिए कौन सा है? निकोटिनिक एसिड
रिसेप्टर होता है। समझ में आ गई क्या? लिखना थोड़ी है इस बात को, इसको लिख देता हूं मैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के लिए कौन सा रिसेप्टर है बताओ? निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर। और इनहिबिटरी के लिए, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है यदि, तो उसके लिए कौन सा रिसेप्टर है बताओ? मस्क्यूरेनिक एसिड, या मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर लिख देते हैं ना, मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर। कभी कभी इसको निकोटिनिक रिसेप्टर बोल देते हैं, कभी कभी इसको मस्क्यूरेनिक एसिड रिसेप्टर। तो ये याद रखना, निकोटिनिक एक्साइटेटरी के लिए और इनहिबिटरी के लिए मस्क्यूरेनिक। ठीक है, दो बातें आपको समझ में आ गई। अब ये तो समझ में आ गई कि ये वाला जो सिग्नल है लाइगेंड की तरह काम करते हैं। ये लाइगेंड किस पे आकर बाइंड करेगा बताओ? इस रिसेप्टर पर। अब अपन को नहीं पता ना कौन सा वाला है ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा वाला है, अपन को नहीं पता एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी है। यदि इनहिबिटरी होगा तो हार्ट रेट को क्या करेगा? डिक्रीज करने का काम करेगा ना, और एक्साइटेटरी होगा तो हार्ट रेट को बढ़ाएगा। दो ही बातें हैं। तो यहां पर क्या होगा बताओ? ये जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है इस रिसेप्टर पे आकर बाइंड करता है, और ये रिसेप्टर आपके कहां प्रेजेंट है कि नहीं है? यहाँ पर ये एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, और है ना सिग्नल कौन सा वाला आता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ क्या होंगे? कन्फर्मेशनल चेंज होंगे, और इस कन्फर्मेशन चेंज होने के बाद में ये सिग्नल कहाँ पे जाएगा? आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा ना। फिर ये वाली देखो, ये वाली तो पहले न्यूरॉन के क्या थे? ये पहले न्यूरॉन के क्या थे बताओ? साइनेप्स थे। ये दूसरे न्यूरॉन्स के क्या हैं? डेंड्राइट्स हैं। तो इससे सिग्नल कहाँ पे जाएगा? दूसरे न्यूरॉन के साइनेप्स तक जाएगा ना। फिर साइनेप्स तक चला गया तो यही कहानी चलेगी वापस से। फिर तीसरे न्यूरॉन के कहाँ पे? डेंड्राइट्स पे ये काम होगा वापस से। तो ऐसे क्या होगा? एक न्यूरॉन से क्या होगा? दूसरे न्यूरॉन तक क्या जाते हैं? इम्पल्स जाएंगे। क्या जाएंगे? इम्पल्स। बात समझ में आ गई कि आपको? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो कैसे जाते हैं वो बताता हूँ आपको। न्यूरॉन्स नहीं पढ़ा रहे अभी, मैं आपको ऐसे नोड की एक्टिविटी पढ़ाऊंगा ना, तो ऐसे नोड की एक्टिविटी में आपको वापस से पढ़ाना पड़ेगा ये डीपोलराइजेशन क्या होता है, हाइपरपोलराइजेशन क्या होता है, रिपोलराइजेशन। तो जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक वो समझ में नहीं आने वाला। समझ में आ गया क्या? इसलिए जरूरी है थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको दे देता हूं मैं। ये क्या है बताओ? ये न्यूरॉन्स है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे चैनल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? बहुत सारे चैनल पाए जाएंगे। ये आगे पढ़ाएंगे आपको ना, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा बेसिक समझ लो बस। यहाँ पर ये डेंड्राइट्स है, यहाँ पर आपके क्या पाए जाते हैं बताओ? देखो आपको इससे पहले समझना है थोड़ा सा, ये जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस पर जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है नॉर्मली वो कितना होता है? नॉर्मली जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट होता है ना। तो माइनस कितना होता है? 70 मिलीवोल्ट। इसका मतलब अंदर की तरफ तो क्या होगा? माइनस, और बाहर की तरफ क्या होगा बताओ? प्लस। ये क्या है बताओ? ये रेस्टिंग पोटेंशियल है। क्या है ये? रेस्टिंग पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं पोलराइज्ड सेल। क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड सेल। ये पोलराइजेशन वाली कंडीशन है। समझ में आ गई क्या? ये वाला टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए आपको, तभी आगे समझ में आएगा। इसको क्या बोलते हैं?
पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन में क्या हो रहा है बताओ, अंदर की तरफ सेल में क्या है, नेगेटिव चार्ज, और बाहर की तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गई। इसके बाद में एक टर्मिनोलॉजी दूसरी आती है, यदि अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज क्या होने लग जाए, बढ़ने लग जाए, तो अंदर की तरफ क्या होगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, बढ़ने लग गए। और बाहर तो पॉजिटिव चार्ज पहले से है ही, देखो बाहर की तरफ तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब कोई पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ और आने लग जाए तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज किससे रिप्लेस हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज से। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। समझ में आ गई बात आपको। एक कंडीशन आती है रीपोलराइजेशन की, कौन सी आती है, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या होगा बताओ, नेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी और पॉजिटिविटी भी ज्यादा हो जाएगी बाहर। समझ में आ गई क्या, इस प्रकार की कंडीशन आएगी। और इसी का अगला भाग क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है बताओ, और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अंदर की तरफ बढ़ेगा, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा अंदर की तरफ, और बढ़ेगा, क्या होगा, और बढ़ेगा, और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। चारों कंडीशन समझ में आ गई। पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन मतलब पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना। अभी देखना है, समझ में आ जाएगा अभी आगे ना। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, अंदर की तरफ नेगेटिविटी ज्यादा, बाहर की तरफ पॉजिटिविटी ज्यादा। रीपोलराइजेशन का थोड़ा सा बढ़ा हुआ क्या है, हाइपर पोलराइजेशन है। इसमें और भी क्या होगा, नेगेटिविटी आने वाली है। समझ में आ गई क्या। अब चलते हैं पीछे। ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट्स आपको दिख रहे हैं ये वाले, यहां पर बताओ आपको क्या मिलते हैं, यहां पर आपको मिलते हैं चैनल। क्या मिलते हैं, चैनल। इस चैनल का नाम क्या है, ये इसका नाम होता है लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल। क्या नाम है, लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल। लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो, लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल है तो क्या होगा बताओ, यहां पर क्या होता है, अंदर की तरफ क्या आएगा, सोडियम आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा, सोडियम। सोडियम अंदर की तरफ आ गया है। समझ में आ गया। यहां पर बताओ, इस मेम्ब्रेन पे पहले से क्या होगा, रेस्टिंग पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा। नॉर्मली क्या होती है मेम्ब्रेन, रेस्टिंग पोटेंशियल पे होती है कितने पे, -70 मिलीवोल्ट पे। इसका मतलब यहां पर अभी कोई स्टिमुलस नहीं हुआ है, आपने कोई भी स्टिमुलस यहां पर इसको नहीं दिया है। लेकिन देखो अब क्या मिल गया है, इसको स्टिमुलस मिल गया है। अब बाहर से क्या आ सकता है, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर आ सकता है, आकर बाइंड हो सकता है ना। यहाँ पर अभी बताया था ना, रिसेप्टर होते हैं यहाँ पर डेंड्राइट्स के पास में, पीछे की तरफ देखो इधर ये वाले। तो जैसे आकर बाइंड होगा तो क्या होगा, ये वाले कौन से चैनल आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल। तो लाइगेंड की तरह काम करते हैं आपके कौन, न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटिलकोलिन होता है ना, ये किसकी तरह काम करता है, लाइगेंड की तरह। तो यहाँ पर आकर बाइंड होगा, तो बाइंड होने के बाद में क्या होगा बताओ, ये चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन। और ओपन होते हैं कहाँ पे जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब अंदर की तरफ यदि जाएंगे तो देखो यहाँ पर रेस्टिंग पोटेंशियल कितना था, -70। अभी आपके लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल क्या हो गए हैं, ओपन हो गए हैं। तो अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो देखो क्या होगा, ये -70 से कितने पे आएंगे, -60 पे आएगा कि नहीं आएगा। फिर -50, फिर -40, फिर -35 तक आ जाएगा। कितने पे आएगा, -35 तक आ जाएगा, आ जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल किसको बोलते हैं बताओ। ऐसे आ जाएगी, थ्रेशोल्ड क्या होती है,
तो आपको बताना है कि ऐसा मिनिमम क्या है, पोटेंशियल होता है ये, जहां पर आपके क्या हो जाए, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या हो जाए। देखो ये तो कौन से वाले हैं, लाइगेंड गेटेड, और यहां पर आपको पाए जाएंगे कौन से वाले, वोल्टेज गेटेड। तो यहां पर आपको जो चैनल मिलेंगे ना, यहां पर आपको जो चैनल मिलेंगे ये वाले कौन से हैं बताओ, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है। कौन से हैं ये, वोल्टेज गेटेड। थ्रेशोल्ड क्या है, ऐसा मिनिमम पोटेंशियल जिससे कि क्या हो, आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या हो जाए, ओपन हो जाए। तो जैसे ही लाइगेंड आएगा बाइंड करेगा तो आपके लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन। जब तक स्टिमुलस नहीं है तब तक आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है बताओ, -70 है। जैसे आपने स्टिमुलस दिया, लाइगेंड दिया, तो वो जाकर कहां पे बाइंड करेगा, रिसेप्टर के ऊपर। तो रिसेप्टर पे जाकर बाइंड करने से आपके लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल क्या हो गए, ओपन हो गए। तो यहां से सोडियम क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा, तो अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो ये -70 से कितने पे आएगा, -60, -60 से -50, -50 से -40, -40 से -35। तो -35 किसके लिए चाहिए आपको, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है। क्या चाहिए, थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब क्या है, ये मिनिमम है किसके लिए, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ओपन करने के लिए। बताओ मैं ऐसे लिख दूं कि -40 है, -40 पे क्या थ्रेशोल्ड आएगा क्या, -40 पे थ्रेशोल्ड नहीं आएगा। -30 पे, -30 पे तो आएगा ना थ्रेशोल्ड, -30 पे तो आएगा, क्योंकि -35 पे आ गया ना, तो -30 पे तो आएगा, लेकिन -40 पे थ्रेशोल्ड नहीं आएगा। इस बात को याद रखना आप ना। तो -35 पे क्या आ गया बताओ, आपका थ्रेशोल्ड आ गया। तो थ्रेशोल्ड क्या है, थ्रेशोल्ड क्या करेगा बताओ, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या करेगा, ओपन करेगा। इसका मतलब ये पहले से क्या होंगे, यहाँ पे बंद होंगे, ऐसे बंद होंगे ना। अब क्या हो गए ये बताओ, ओपन हो गए। तो इस प्रकार से ओपन कर देता हूं मैं इनको, ये ओपन हो गए। ओपन होते ही क्या होगा बताओ, सोडियम रैपिड तरीके से कहां पे आएगा, अंदर की तरफ आएगा। सोडियम क्या होगा, और तेजी से किधर आने वाला है, अंदर। पहले तो थोड़ा थोड़ा आ रहा था लाइगेंड की वजह से, अब क्या हुआ, थ्रेशोल्ड जैसे ही आई तो अब क्या होगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल आपके क्या हो गए, ओपन। तो अपन रैपिड क्या होगा, अब सोडियम का इनफ्लेक्स होगा। क्या होगा, इनफ्लेक्स। इनफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, अंदर आना। इफ्लेक्स का मतलब बाहर की तरफ जाना। तो यहां पर क्या होगा, रैपिड सोडियम का क्या होने वाला है, इनफ्लेक्स होगा। तो इनफ्लेक्स होगा तो अंदर की तरफ और पॉजिटिविटी आ रही आएगी कि नहीं आएगी। तो अब क्या होगा बताओ, -35 से -30, फिर -20, फिर -10, फिर 0, फिर प्लस में जाएगी वैल्यू, और +10, +20, +30, +40, +50 और +60। कहां तक जाएगी, +60 तक वैल्यू जाएगी। क्यों, क्योंकि सोडियम क्या हो रहा है, रैपिड इनफ्लेक्स कर रहा है ना। तो वैल्यू कहां तक जाएगी, +60 पे जाएगी। तो +60 पे जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। यहां तक बात समझ में आ गई क्या आपको, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है सबको। इसको समझने के लिए थोड़ा सा अपन ग्राफ का सहारा ले लेते हैं ना इधर। जैसे कि समझो ये मैंने बना दी है ग्राफ, ये है माइनस, इधर -80, ये है -70, ये है -35। -70 तो जानते हो ना आप, क्या होता है बताओ, रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। तो इसको तो क्या नाम दिया अपन, रेस्टिंग पोटेंशियल। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, रेस्टिंग पोटेंशियल है ये। तो -35 पे क्या हुआ बताओ, थ्रेशोल्ड। तो ये थ्रेशोल्ड है। और फिर मैं लिख देता हूं +60। बताओ +60 पे क्या है, ये तो एक्शन पोटेंशियल है ना, एक्शन पोटेंशियल।
यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, देखो और ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, ये हाइपर पोलराइजेशन। क्या है बोलते हैं इसको, ये क्या है आपका हाइपर पोलराइजेशन। समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई क्या। इधर अपन लेते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्या लेते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। किसमें लेते हैं, मिली वोल्ट में। किसमें लेते हैं, और इधर क्या लेते हैं अपन, टाइम लेते हैं। क्या लेते हैं, टाइम। अब देखो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है, ये रेस्टिंग पोटेंशियल था, जब तक स्टिमुलस नहीं होता तब तक क्या होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल तो होता है -70। उसके बाद में क्या हुआ, आपके लाइगैंड गेटेड क्या हो गए, ओपन हो गए, जिससे क्या आएगा बताओ, थ्रेशोल्ड आएगा। थ्रेशोल्ड आ गया, आया कि नहीं आया, थ्रेशोल्ड आएगा, फिर क्या होगा बताओ, अब कौन से वाले चैनल खुलेंगे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। तो क्या लाएगा बताओ, वो एक्शन पोटेंशियल लाएगा ना। यहां तक बात समझ में आ गई क्या। अब क्या होगा, अब +60 पे आते क्या हो जाएंगे आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। +60 पे आ गया एक्शन पोटेंशियल। +60 पे जब आता है आपका, इसका मतलब सोडियम आने लग गए हैं, है ना, रेपिड क्या हो गया, इनका इन्फ्लक्स हो गया है। कब तक आएंगे, जब तक कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो जाता। कब, कहां पे हो रहा है, +60 पे हो रहा है। एक्शन पोटेंशियल जैसे जनरेट होता है, अब ये आपके सोडियम चैनल यहां से क्या हो जाएंगे, बंद, क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब यहां पे प्रेजेंट होते हैं इसके पास में ही पोटेशियम चैनल। कौन से प्रेजेंट है यहां पर, ये पोटेशियम चैनल है। क्या है, पोटेशियम चैनल। अब बताओ पोटेशियम चैनल है तो अंदर की तरफ पॉजिटिविटी बढ़ गई ना, +60 आ गया था ना। तो अब ये पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम ऐसे बोलता है कि मैं चला जाता हूं कहां पे, बाहर, ताकि पॉजिटिविटी क्या हो जाए, कम हो जाए अंदर की। तो क्या होगा, अब पॉजिटिविटी क्या हो रही, बाहर की तरफ जा रही है, तो अंदर की तरफ नेगेटिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो +60 पे कहां पे आएंगे, कहां पे आएंगे बताओ, +60 से कहां पे आएगा, +50, +40, +30, इस प्रकार से नीचे की तरफ आएंगे ना। तो देखो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या हो गया था, क्लोज हो गया। अब क्या हुआ, आपका पोटेशियम बाहर जाने लग गया। पोटेशियम बाहर जाएगा तो अंदर की पॉजिटिविटी क्या होगी, कम होगी, और नेगेटिविटी बढ़ेगी। तो नेगेटिविटी बढ़ेगी तो बताओ ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा ना। तो ग्राफ इधर की तरफ आता है, नीचे की तरफ ऐसे। इसको बोलते हैं अपन क्या, इसको बोलते हैं अपन रीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। बात समझ आ गई क्या। अब कहां तक आएगा ये, इसको कहां तक आना चाहिए था, +70 तक आना चाहिए था, रेस्टिंग पोटेंशियल तक आना चाहिए था। लेकिन ये क्या करता है, ये बाहर चला जाता है, चला जाता है, चला, इतना चला जाता है कि कहां तक चला जाता है ये, -80 या -90 तक भी चला जाता है। मतलब कहां तक चला जाएगा ये, हाइपर पोलराइजेशन तक चला जाएगा। फिर इसको पता लगता है कि ज्यादा चले गए अपन बाहर, अंदर नेगेटिविटी ज्यादा से ज्यादा हो गई है। समझ में आ गई क्या। तो फिर क्या किया जाता है, तो वापस से क्या करते हैं, इस वापस पोटेशियम को क्या करते हैं कि वापस थोड़ा सा अंदर की तरफ आओ आप। क्यों, क्योंकि रेस्टिंग पोटेंशियल को इक्विलिब्रियम करना है अपन को। क्या करना है, रेस्टिंग पोटेंशियल को इक्विलिब्रियम तक लाना है। कहां तक लाना है, इक्विलिब्रियम तक। तो ये जो आपका -80 तक चला गया था आपका, यहां तक क्या हो रहा था बताओ, ये वाला क्या है फेज, यहां पर पोटेशियम का क्या हो रहा है, इफ्लेक्स, बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। इतना चला गया कि अंदर की तरफ नेगेटिविटी ज्यादा से ज्यादा हो गई। अब अपन को तो कहां तक लाना है इसको, रेस्टिंग पोटेंशियल तक लाना है ना। तो अब क्या करते हैं, सोडियम को ऐसे बोलते हैं कि तो थोड़ा सा अंदर की तरफ वापस से आ जा। तो वापस से क्या होता है, फिर सोडियम अंदर की तरफ आएगा और वापस से क्या होगा बताओ, ये आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, हो जाएगा। फिर से कोई सिग्नल आएगा तो फिर क्या होगा, अब देखो वापस -70 पे आ गई ना, रेस्टिंग पे आ गई है।
अब रेस्टिंग पे जब तक कब तक रहेगी बताओ, जब तक कि कोई सिग्नल नहीं आ जाएगा, जब तक कि कोई लाइगेंड नहीं आ जाएगा। लाइगेंड आएगा तो वापस से थ्रेशोल्ड, वापस से एक्सटर्नल पोटेंशियल। तो बताओ ये तो क्या है, यहां पर क्या हो रहे हैं, आपको कोई पूछे कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है बताओ। यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां पर आपके क्या हो रहे होंगे, चेंज कलर चेंज करता हूं, यहां पर आपके कौन से वाले चैनल खुले होंगे, लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल यहां पर क्या होंगे, ओपन होंगे, क्योंकि थ्रेशोल्ड तक लेके आ गए ना ये। फिर थ्रेशोल्ड तक लेने आने के बाद में क्यों ओपन होगा, तो ये वाले यहां तक क्या होंगे बताओ, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या रहेंगे आपके, ओपन रहेंगे। अब +60 पे आ गए, अब +60 पे आते क्या होगा बताओ, यहां पर सोडियम, तो यहां पर देखो, यहां पर तो क्या होगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल तो क्या हो जाएंगे, क्लोज, और आपके पोटेशियम चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ओपन। तो यहां पर क्या हो गए, ये ओपन हो गए। तो ओपन हो गए तो बताओ यहां पर क्या होगा, पोटेशियम का क्या होगा, ई फ्लेक्स होगा, और यहां पर सोडियम का क्या होगा, इनफ्लेक्स होगा ना। तो यहां पे सोडियम आएगा और यहां पर पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा। तो अब क्या होगा, पोटेशियम का क्या होगा, ई फ्लेक्स होगा। तो इस वाली फेज को क्या बोलते हैं अपन बताओ, इस वाली फेज को बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। ये वाली फेज दिख रही है ना, इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन, और इसको क्या बोलेंगे, इसको हाइपरपोलराइजेशन बोला है ना आपने, हाइपरपोलराइजेशन। इसको क्या बोलेंगे, इस वाले को डीपोलराइजेशन है। ये क्या है पूरा, ये क्या है पूरा, ये डीपोलराइजेशन है कि नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या आपको। और उसके बाद में वापस से क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। आपको कोई पूछ ले कि ये -70 मिलीवोल्ट जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है ना, ये किसके द्वारा जनरेट होता है, ये सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा क्या होता है, जनरेट होता है। समझ आ गई क्या बात। ये जो आपका रेस्टिंग पोटेंशियल है ना, ये सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा क्या होता है, जनरेट होता है। इसका मतलब यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप भी पाए जाएंगे। और ये आपके क्या है, ये आपके वेसाइकिल है ना, तो यहाँ पर वेसाइकिल पे कौन से पाए जाते हैं बताओ, यहाँ पर कैल्शियम चैनल पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, सुना है कि नाम, यहाँ पर कौन से पाए जाएंगे, कैल्शियम, यहाँ पर कैल्शियम चैनल पाए जाते हैं। तो बहुत सारे चैनल मिलेंगे आपको। समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। पोलराइजेशन क्या होता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है, और हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। बताओ जो आपका ऐसे नोड है, उसके पास में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की कैपेसिटी है क्या, कितनी करता है, 70 to 80 बीट्स पर मिनट है ना। तो अपन क्या पढ़ेंगे बताओ, ऑटो रिदमिसिटी ऑफ ऐसे नोड। आपने कोई किसी ने भी क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे को ना कि सर ऐसे नोड के अंदर ये एक्शन पोटेंशियल ऑटोमेटिक कैसे जनरेट हो रहा है, क्या है इसके पास में, ऐसा पूछा क्या। मैं पूछ लेता हूँ फिर आपको, बताओ क्या होता है ऐसे नोड के अंदर, ऐसा क्या चीज है कि वो खुद से क्या कर रहा है, ओरिजिन कर रहा है किसकी, हार्ट बीट की करता है ना। ऐसे नोड क्या कर सकता है, हार्ट बीट की खुद से ओरिजिन कर सकता है ना। तो कैसे पॉसिबल, कैसे है, क्या है उसके पास में ऐसा, बताओ, नहीं पता। उसके पास में प्रेजेंट होते हैं चैनल, क्या प्रेजेंट होते हैं बताओ, चैनल। यहाँ पर चैनल काम करते हैं। देखो कौन से चैनल काम करते हैं, एक तो होता है आपका HCN चैनल। कौन सा होता है बताओ, HCN चैनल। कौन सा चैनल है, HCN। HCN का नाम क्या है, HCN का नाम होता है हाइपर
पोलराइजेशन, साइक्लिक एएमपी, न्यूक्लियोटाइड को ऐसे लिख दो, समझ में आ जाएगा। साइक्लिक एएमपी न्यूक्लियोटाइड चैनल। तो कौन सा चैनल है? एससीएन चैनल पाया जाएगा एक तो। इसी को अपन दूसरी भाषा में बोलते हैं फनी चैनल। क्या बोलते हैं? फनी चैनल। समझ में आ गया? ये इसी को बोलते हैं ऐप चैनल। क्या बोलते हैं? ऐप चैनल। बात समझ में आ गई क्या आपको? तो कौन सा चैनल है पहला वाला? एससीएन चैनल है। दूसरा वाला इसके पास में है टी टाइप कैल्शियम चैनल। कौन सा चैनल है? टी टाइप कैल्शियम चैनल। टी टाइप का मतलब होता है ट्रांजिएंट। क्या नाम होता है? ट्रांजिएंट टाइप कैल्शियम चैनल। समझ में आ गया? तीसरा चैनल और कौन सा मिलेगा? एल टाइप कैल्शियम चैनल। कौन सा मिलेगा? एल टाइप कैल्शियम चैनल। लॉन्ग लास्टिक बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? लॉन्ग लास्टिक। और फोर्थ वाला कौन सा होता है इसके पास में? इसके पास में होता है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। कौन सा होता है? पोटेशियम चैनल। कितने चैनल होता है इसके पास में? 4 चैनल इसके पास में। किसके पास में? एस नोड के पास में। इन्हीं चैनल की वजह से क्या कर सकता है ये? ऑटो रिदमिसिटी क्या कर सकता है? जनरेट कर सकता है ना, हार्ट रेट के ओरिजिन कर सकता है। कौन सा चैनल है? पहला एससीएन चैनल, दूसरा टी टाइप कैल्शियम चैनल, तीसरा एल टाइप, और चौथा, अब इनके बारे में दो बातें लिख लेते हैं अपन। तो बताओ सबसे पहले कौन सा चैनल पढ़ेंगे? एससीएन चैनल। पहला है आपका एचसीएन चैनल। देखो इसके बारे में क्या बातें याद रखनी है आपको। इसका दूसरा नाम क्या है बताओ? फनी चैनल बोलते हैं ना इसको। क्या करता है? देखो पहले तो देखो ये ओपन कब होता है? ये ओपन 8, ये ओपन होता है हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन होगा ना, आप समझ में आ गए ना क्या होता है हाइपर पोलराइजेशन? हाइपर पोलराइजेशन के टाइम पे क्या होता है? ये ओपन होता है। पहली बात आपको समझ में आ गई। मोर परमिएबल फॉर सोडियम आयन। किसके लिए ज्यादा परमिएबल है ये? सोडियम के लिए। अगली बात, जनरेट करता है ये मिक्स करंट। किसको जनरेट करेगा ये? मिक्स करंट। और मिक्स करंट में कौन सा आएगा आपका? सोडियम पोटेशियम करंट। समझ में आ गई क्या बात? ये क्या करेगा? किसको जनरेट करता है ये मिक्स करंट को क्या करता है? जनरेट करता है। और यहां पर सोडियम का क्या होगा? इनफ्लक्स होगा। क्या होगा? सोडियम किधर की तरफ आएगा? अंदर की तरफ आएगा। और इसमें जो साइक्लिक एएमपी है वो किसकी तरह काम करता है? एक्ट एज लाइगेंड। किसकी तरह काम करता है? लाइगेंड की तरह काम करता है। बात समझ आ गई क्या? ये 4-5 बातें आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है? ओपन कब होता है? हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन के अंदर। किसके लिए परमिएबल है? सोडियम के लिए ज्यादा परमिएबल है। क्या जनरेट करता है ये? मिक्स करंट जनरेट करता है। तभी इसका नाम क्या है? फनी चैनल है। क्या है? फनी चैनल। सोडियम पोटेशियम वाला। सोडियम क्या होगा इसके अंदर? इनफ्लक्स होगा, अंदर की तरफ आएगा। और साइक्लिक एएमपी किसकी तरह काम करता है? यहाँ पर लाइगेंड की तरह काम करेगा। बात समझ में आ गई क्या? ये अपन को एससीएन के बारे में याद रखना है। दूसरा चैनल कौन सा है बताओ अपना? दूसरा कौन सा है आपका? टी टाइप। टी टाइप कैल्शियम चैनल है। टी टाइप कैल्शियम चैनल। बताओ इसके बारे में क्या याद रखोगे? पहले तो देखो ओपन कब होता है? ये ओपन एट पार्शियल
डीपोलराइजेशन के टाइम पे। कब होगा? और जनरेट, क्या जनरेट करता है ये? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्या जनरेट करेगा? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है इसके बारे में, किसका इन्फ्लक्स करवाएगा ये? कैल्शियम का। किसका करवाएगा? कैल्शियम का क्या होगा यहाँ पर? इनफ्लक्स होगा। क्या होगा? इनफ्लक्स। ये आपको किसके बारे में याद रखनी है? टी टाइप के बारे में। तीसरा वाला कौन सा है बताओ? तीसरा है आपका एल टाइप कैल्शियम चैनल। एल टाइप, ये देखो कब ओपन होता है? ओपन एट थ्रेशोल्ड। ओपन एट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। और क्या जनरेट करता है? ये भी किसके लिए बताओ परमेबल होता है? कैल्शियम के लिए। मतलब ये भी क्या करवा सकता है? कैल्शियम का क्या करवा सकता है? इनफ्लेक्स करवा सकता है ना? जनरेट क्या करता है ये जनरेट करेगा आपका एक्शन पोटेंशियल। और ये किसके लिए है? कैल्शियम के इनफ्लेक्स के लिए है। तो टी टाइप किसके लिए है बताओ? कैल्शियम के इनफ्लेक्स के लिए। एल टाइप भी किसके लिए है? कैल्शियम के इनफ्लेक्स के लिए। ये कब ओपन होगा? पार्शियल डीपोलराइजेशन के टाइम पे। और क्या जनरेट करेगा? थ्रेशोल्ड। अब आपको पता है थ्रेशोल्ड क्या होता है, समझ में आ रहा है ना? एल टाइप क्या काम करता है, कब ओपन होता है बताओ? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे तो ओपन होगा। और जनरेट क्या करता है ये एक्शन पोटेंशियल को क्या करता है? जनरेट। ओपन कहाँ पे होगा? थ्रेशोल्ड पे। तो थ्रेशोल्ड पे ओपन होता है क्या करता है? किसको जनरेट कर देगा? एक्शन पोटेंशियल को। तो ये तो इस प्रकार से आता है ना। ये तो आपकी क्या है बताओ? थ्रेशोल्ड है ना। और ये आपका फिर क्या है? एक्शन पोटेंशियल। फिर ये रीपोलराइजेशन, और इस लाइन से नीचे की तरफ चला गया तो हाइपरपोलराइजेशन। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तीनों समझ में आ गए। फोर्थ नंबर वाला कौन सा था बताओ? पोटेशियम चैनल। अब इसका पता है पोटेशियम, बताओ क्या करता है ये? पोटेशियम का क्या होगा? इफ्लेक्स होता है ना। तो पोटेशियम का क्या होता है बताओ? इफ्लेक्स। और क्या होगा? ओपन एट, देखो ये वाले कहां पे हो रहे थे? ये हो रहा था हाइपर पोलराइजेशन पे, ये पे हो रहा था डीपोलराइजेशन पे। ये तो ये एक्शन पोटेंशियल पे होगा। कब होगा? एक्शन पोटेंशियल। और ये क्या कॉज करता है? देखो पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा तो पहले तो आएगा रीपोलराइजेशन, उसके बाद में क्या आएगा? हाइपर पोलराइजेशन, है ना। तो रीपोलराइजेशन टू हाइपर पोलराइजेशन। अब इसका इस प्रकार से चार्ट बनाना हो आपको तो बना सकते हो क्या? ये -80, -60, -60, -40, -20, 0 और +20। देखो कैसे बनाओगे इसको, थोड़ा सा मैं इधर ऐसे
देखो इस प्रकार से ये ग्राफ आएगा। ये यहाँ पे जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, ऐसे जाएगा ये, फिर वापस से इस प्रकार से आपको क्या देखने को मिलता है, ये आपको ग्राफ देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है क्या? अब बताओ इसके अंदर क्या क्या हो रहा होगा। ये तो इधर से क्या होगा बताओ, मेम्ब्रेन पोटेंशियल आएगा ना, इधर तो किस में आएगा, मिली वोल्ट के अंदर, और इधर क्या आएगा, टाइम आएगा सेकंड के अंदर। ठीक है, अभी आपको 4 चैनल बताए हैं ना, इसके बेसिस पे बताना यहाँ पर क्या क्या हो रहा होगा। -60, -60 क्या है, यहाँ पर कौन सा चैनल ओपन होगा, यहाँ पर एशियन होगा ना। देखो एशियन का देखो, पढ़ो एशियन के बारे में। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, दूसरा देखो टी टाइप, ओपन एट पार्शियल डिपोजर, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ना, तभी क्या होता है, ओपन होता है। और किसको जनरेट करता है, थ्रेशोल्ड को। और केसलियम का क्या होता है यहाँ पर, इनफ्लेक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका फनी चैनल काम करेगा, कौन सा वाला, तो यहाँ पर आपका सोडियम का क्या होगा, इनफ्लेक्स होगा। क्या होगा, इनफ्लेक्स होगा। अब सोडियम का इनफ्लेक्स हुआ तो आगे की तरफ कौन काम करेगा, टी टाइप कैल्शियम चैनल काम करेगा, क्योंकि सोडियम जैसे जैसे आएगा अंदर की तरफ तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, थ्रेशोल्ड आएगा। तो थ्रेशोल्ड को लाने के लिए कौन बैठा है बताओ, टी टाइप कैल्शियम वाला है ना, तो ये कैल्शियम आ गया। फिर उसके बाद में कैल्शियम जैसे आया तो अब थ्रेशोल्ड आने के लिए भी क्या चाहिए आपको, कैल्शियम चाहिए ना। तो अब रैपिड क्या होना चाहिए, रैपिड कैल्शियम का क्या होना चाहिए, इनफ्लेक्स होना चाहिए, तभी क्या आएगा आपका, एक्शन पोटेंशियल आएगा। तभी क्या आएगा, एक्शन पोटेंशियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात। यहां पर कैल्शियम थ्रेशोल्ड के लिए चाहिए, फिर एक्शन पोटेंशियल के लिए भी आपको क्या चाहिए, लेकिन अब ज्यादा कैल्शियम चाहिए, तो आपके यहां पर क्या होगा बताओ, रैपिड, ऐसे लिख दो रैपिड डीपोलराइजेशन। समझा जाएगा क्या। अब क्या होगा, कैल्शियम का यहां पर क्या हो रहा होगा, इनफ्लक्स हो रहा होगा रैपिड तरीके से। कहां पर, यहां पर। अब एक्शन पोटेंशियल आ गया, तो अभी यहां पर बताओ एससीएन क्या हो जाने चाहिए, अरे यहां पर एससीएन थोड़ी खुले होते हैं, एससीएन तो हाइपर पोलराइजेशन में खुले होते हैं। यहां पर एससीएन ओपन कब होते हैं, हाइपर पोलराइजेशन पे ओपन होते हैं ना। अब ये वाले क्या है बताओ, ये तो एक्शन पोटेंशियल आ गया, तो यहाँ पर एससीएन क्या होंगे, बंद हो जाएगी ना। अरे एससीएन ओपन कहाँ पे होते हैं, देखो पीछे की तरफ चलते हैं, एचसीएन आपके ओपन कहाँ पे हो रहे हैं, देखो हाइपर पोलराइजेशन पे ओपन हो रहे हैं। टी टाइप वाले आपके पार्शियल डिपोलराइजेशन, देखो ये पार्शियल डिपोलराइजेशन तो है, देखो ये -60 है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो पार्शियल डिपोलेशन आएगा कि नहीं आएगा, तो -60 से -50 -40 ऐसे तो आएगा, तो ये पार्शियल डिपोलराइजेशन है। इसके बाद में तीसरा वाला कौन सा है, एल टाइप, कब हो रहा है ओपन, थ्रेशोल्ड पे, और क्या जनरेट कर रहा है, तो देखो ये तो हो गया आपका थ्रेशोल्ड, माइनस में थ्रेशोल्ड आ जाएगा ना यहाँ पर, तो माइनस में जैसे थ्रेशोल्ड आएगा तो ये क्या करेगा, कैल्शियम एक्शन पोटेंशियल को क्या करेगा, जनरेट करेगा। यही तो पीछे यही तो लिखा हुआ है, ओपन तो कब हो रहा है, थ्रेशोल्ड -35 तो होता है लगभग, और जनरेट क्या कर रहा है, इसका मतलब कैल्शियम का क्या हो रहा होगा, तभी तो आपको कैल्शियम को क्या करवाया यहाँ पर, रैपिड क्या करवाया आपने, डीपोलराइजेशन करवाया। तो यहाँ पर क्या है, ये टी टाइप वाला है, और ये वाला कौन सा होगा, एल टाइप वाला। तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, तो ये तो क्या है बताओ, एक्शन पोटेंशियल। और ये क्या है आपकी
थ्रेशोल्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां पर क्या होगा बताओ, यहां पर HCN क्या हो गए, क्लोज हो गए, क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। और यहां पर क्या होगा बताओ, K प्लस का क्या होगा, ई फ्लेक्स या इनफ्लेक्स, ई फ्लेक्स होगा, क्या होगा, ई फ्लेक्स होगा, होगा कि नहीं होगा, ये फ्लेक्स हो जाएगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, इसको बैठा दो चाहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सोडियम का इन्फ्लेक्स हो रहा है, यहाँ पर कैल्शियम का इन्फ्लेक्स हो रहा है, पूरा लिख देता हूँ इसको मैं, कैल्शियम का इन्फ्लेक्स हो रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, रैपिड कैल्शियम का इन्फ्लेक्स हो रहा है। और यहाँ पर पोटेशियम का क्या हो रहा है, इफ्लेक्स हो रहा है। यहाँ समझ में आ गई क्या बात, ये ग्राफ समझ में आ गया क्या आपको? पहले उतारोगे इसको, उतारो फिर थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ ना, या साथ ही पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ ले, चले आएंगे, ठीक है। तो ये चारों चैनल क्या करते हैं, मिलकर क्या करते हैं बताओ, ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट करते हैं, क्या करते हैं, ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट। अब ये भूलोगे नहीं ना, पोलराइजेशन क्या होता है, डिपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है, और हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है, या कल ही भूल जाओगे? तो ये माइनस पे तो है नीचे की तरफ, ये नीचे थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाएगा ये, है ना, तो ये आपका हाइपर पोलराइजेशन पे आ जाएगा, है ना। यहाँ पे -35 आएगा ऐसे समथिंग इधर, तो -35 पे क्या आएगा आपका, थ्रेशोल्ड। लेकिन इस ग्राफ को ऐसे ही बनाते हैं अपन, ऐसे बना हुआ आएगा आपके एग्जाम के अंदर आएगा, तो समझ में आ गई क्या बात आपको? तो आपको ये याद रखना है क्या क्या हो रहा है कहाँ पे, क्योंकि आपको चारों चैनलों के बारे में पता होना चाहिए। फिर समझ में आ गई क्या? अब अपन बात कर लेते हैं, अपन क्या पढ़ रहे थे, स्ट्रोक वॉल्यूम। पहले तो अपन पढ़ते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अब देखो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, समझो इसको, SV। स्ट्रोक वॉल्यूम देखो क्या हो रहा है, ये आपकी क्या है बताओ, ये आपकी पल्मोनरी ओटा, और ये क्या है, सिस्टेमिक ओटा, ठीक है। ये आपका राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो क्या हो रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम। पहले देखो स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, जब वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, सिस्टोल करता है, तब इसको बोलते हैं अपन क्या, वन स्ट्रोक। क्या बोलते हैं, एक स्ट्रोक हो गया, क्या हो गया है, एक स्ट्रोक हो गया है। वन स्ट्रोक का मतलब समझ में आ गया, जब क्या कर रहा है वेंट्रिकल, क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब क्या बोलते हैं इसको, वन स्ट्रोक बोलते हैं। अब पढ़ेंगे अपन स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। तो देखो ये जो आपका, आपको ये वाला क्या दिख रहा है, वेंट्रिकल है, ये भी वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब समझना अच्छी तरीके से, राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, जब ये ऊपर आपका राइट एट्रिया क्या कर रहा होगा, रिलैक्स कर रहा होगा। ये सिस्टोल करेगा, सॉरी ये डायस्टोल करेगा, तो ये क्या करेगा, सिस्टोल करेगा। जब ये अपनी रिलैक्स कंडीशन के अंदर है, तब ये क्या कर रहा होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, क्योंकि यहाँ पर इनके पास में मसल्स पाई जा रही है, वेंट्रिकल्स के पास में मसल्स पाई जा रही है। कौन सी मसल्स होती हैं, एक तो पेपिलरी मसल्स, और एक कौन सी होती है, कोलुमिनस कॉर्नी।
जब ब्लड आपका राइट एट्रिया से कहां पे आएगा, राइट वेंट्रिकल अंदर आता है, तो स्टार्टिंग की बात बता रहा हूं मैं, यहां पर दो फेज चलती हैं। कितनी फेज चलती हैं? दो। जब राइट एट्रिया से ब्लड कहां पे आएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, जब ब्लड आ रहा है तो स्टार्टिंग के अंदर वेंट्रिकल का वॉल्यूम क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। क्या रहेगा, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनना अच्छी तरीके से। वेंट्रिकल का वॉल्यूम क्या रहेगा, अनचेंज। इसको बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक। क्या बोलते हैं, आइसो वॉल्यूमेट्रिक फेज। समझ में आ गया। स्टार्टिंग के अंदर वॉल्यूम क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, और थोड़ा सा प्रेशर क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। क्यों, क्योंकि ब्लड कहां से आ रहा है, राइट एट्रिया से कहां पे आ रहा है, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है। तो पहली फेज कौन सी है बताओ, आइसो वॉल्यूमेट्रिक। इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपका क्या है, अनचेंज है, और प्रेशर थोड़ा सा क्या हो गया है, बढ़ गया है। प्रेशर बढ़ गया है, किस पे बढ़ा प्रेशर, वेंट्रिकल की मसल्स के ऊपर, जिसका नाम क्या है, पेपिलरी मसल्स और कोलिमने कॉर्नी। अब प्रेशर बढ़ गया है थोड़ा बहुत, एवी वाल्व भी क्या है, खुले हुए है ना, क्योंकि ब्लड कहां से आ रहा है, राइट एट्रिया से कहां पे आ रहा होगा, राइट वेंट्रिकल में। सेमी वाल्व क्या होंगे, क्लोज होंगे, क्योंकि अभी प्रेशर इतना भी नहीं बढ़ा है कि ये सेमी वाल्व को क्या कर दे, ओपन कर दे। तो पहली फेज समझ में आ गई आपको। दूसरी फेज होती है इसी के अंदर, इजैकुलेटरी फेज या इजेक्शन फेज। समझ में आ गया। इजेक्शन फेज का मतलब क्या है, अब ब्लड कंप्लीटली आ गया है किसके अंदर, वेंट्रिकल के अंदर। अब पेपिलरी मसल्स के अंदर और भी क्या कॉन्ट्रैक्शन हो गया होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो अब पेपिलरी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कोल्यूमिनरी कॉर्नी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो आपकी जो कोड टेंडिनी है ये क्या हो गई है, रिलैक्स हो गई है। और प्रेशर इतना बढ़ गया है, कितना, 80 mm ऑफ मरकरी, 80 mm ऑफ मरकरी तक क्या हो गया, प्रेशर क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो प्रेशर इतना बढ़ गया है कि अब क्या होगा, इस वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना, जिससे कि ये सेमिनल वॉल क्या हो जाएंगे आपके, ओपन हो जाएंगे। और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपके जो कोड टेंडिनी है वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स। तो कोड टेंडिनी रिलैक्स हो गई, इसका मतलब एवी वाल्व तो क्या हो गई, बंद हो गए, और आपका सेमिनल वाल्व क्या हो गया है, ओपन हो गया है, इधर वाला और इधर वाला, दोनों में चल रही है कहानी। बात समझ में आ गई क्या आपको। तो ये तो आपकी क्या है, इसके अंदर दो फेज आती है, ऐसे ही याद रखना है। ऐसे ही आपका तीसरी फेज कौन सी बताई थी मैंने, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, उसके अंदर भी दो फेज आती है ऐसे ही। स्टार्टिंग में वॉल्यूम क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, उसके बाद में वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर क्या होगा बताओ, समझ आएगा ना। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में। अब देखो स्ट्रोक वॉल्यूम में क्या है, ये जो आपका वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल क्या करेगा, सिस्टोल करेगा। क्या करेगा, सिस्टोल। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहां से ब्लड पंप आउट होता है कहां पर, ओटा के अंदर। अब ओटा बोल सकते हो ना दोनों को आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वेंट्रिकल के अंदर जब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ब्लड पंप आउट कहां पे होगा, ओटा में, वाया सेमिनल वाल्व। होगा कि नहीं होगा। तो ये जो प्रेशर क्रिएट होगा, तो यहां से ब्लड कितना बाहर की तरफ जाएगा, बताया था मैंने आपको स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml। तो यहां से ब्लड कितना बाहर जाएगा बताओ, यहां से ब्लड बाहर की तरफ जाएगा कितना, 70 ml, और यहां से भी 70 ml। बात समझ आ गई क्या, समझ में आएगी नहीं यही। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है बताओ आपका, 70 ml। क्या लिखोगे इसकी डेफिनेशन, देखो ऐसे लिख दे क्या, वॉल्यूम ऑफ, अब ये अपने हिसाब से लिख सकते हो आप ना, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट। एक वेंट्रिकल लिख देता हूं मैं, समझ जाओगे कि दोनों वेंट्रिकल को लिखना जरूर थोड़ी है, एक वेंट्रिकल से समझ जाओगे। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाई लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग ठीक है, ऐसा लिख देता हूं।
पर बीट या फिर सिंगल स्ट्रोक, ऐसे याद रखना है। पर बीट की बात कर रहा है, ये पर मिनट की बात नहीं कर रहा है, इसको ध्यान रखना ना। पर बीट आपका कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड वेंट्रिकल के द्वारा ओटा के अंदर जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन? आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। समझ में आ गया? तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम है। दूसरा अपन बात करते हैं, एक और आता है आपका कार्डियक आउटपुट। क्या आता है? कार्डियक आउटपुट, इसको बोलते हैं सीओ। क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट। देखो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, बताओ। ये आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 ml। कार्डियक आउटपुट देखो क्या होता है, सेम टू सेम ये कि ये डेफिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पर बीट की जगह क्या आ जाएगा? पर मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पर मिनट। बात समझ में आ गई क्या? तो पर मिनट लिखोगे तो फिर क्या होगा बताओ? इसको कार्डियक आउटपुट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है आपका? 70 ml है, और हार्ट रेट कितनी होती है बताओ? 72। तो कितना हो जाएगा ये? 5040 ml है ये। अब इसको लीटर में चेंज करोगे तो कितना आएगा बताओ? 5 ऐसे तो आएगा, लीटर पर मिनट, ये तो आएगा। तो आपका क्या है? ये कार्डियक आउटपुट है। बात समझ में आ गई कि आपको कार्डियक आउटपुट क्या होता है? अब एक और आता है, एक आता है आपका EDV। EDV का मतलब क्या होता है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और एक आता है आपका ESV, इसको बोलते हैं अपन एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब इन दोनों का मतलब समझते हो क्या आप? एंड डायस्टोलिक, डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है बताओ? रिलैक्सेशन होता है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इसमें देखो क्या लिखना है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में। ये आपके वेंट्रिकल है, जब आपके वेंट्रिकल क्या कर रहे हो? डायस्टोल कर रहे हो। डायस्टोल का मतलब रिलैक्स कंडीशन में होते हैं। तो जब आपके वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में होते हैं तो इनके अंदर कितना ब्लड आ सकता है, कितना ब्लड एंटर कर रहा है? तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के अंदर कितना ब्लड आपके एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर क्या हो रहा है? एंटर कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं अपन? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और कितना ब्लड करता है बताओ? 120 ml। कितना करता है? कितना करता है? तो इसके पास में तो कितना रहेगा ब्लड? 120 ml रहेगा ना। और आपका ESV क्या होता है बताओ? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो आपका वेंट्रिकुलर क्या करता है, जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो कितना ब्लड इसके अंदर बचेगा? शेष रिमेनिंग वाला, उसको बोलते हैं अपन क्या? देखो दोनों अलग चीजें हैं। ये जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, इसका मतलब होता है ब्लड कितना एंटर कर रहा है वेंट्रिकल्स के अंदर, तो कितना एंटर करेगा? 120। दूसरा होता है सिस्टोल, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इसका मतलब जो वेंट्रिकल है आपका वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जाएगा, तो ब्लड जाने के बाद में कितना ब्लड वेंट्रिकल के अंदर शेष रह गया, उसको क्या बोलते हैं? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो देखो आपके पास में ब्लड तो कितना था? 120। कितना आपने पंप आउट कर दिया? 70। तो कितना बच गया? 50 बच गया ना। तो ये कितना होता है बताओ? 50 ml। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो इसको पहले उतार लो आप, उसके बाद थोड़ा सा और पढ़ाते हैं अपन स्टार्टिंग से।
फ्लैट ज्यादा हो गया आज। टाइम कितना हो गया? थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर, है ना, फिर बाद में एक साथ उतार लेना। ये समझ में आ गया आपको? आपको समझ, ईच वेंट्रिकल लिख लो, कोई बात नहीं है, समझाने के लिए लिखा है, ईच लिख लो ना, कंफ्यूजन हो रहा है तो। अब सही है, ठीक है। ये तो मैंने पहले बोल दिया था कि समझाने के लिए मैं लेफ्ट लिख देता हूँ ना। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड वो पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल पर बीट। एक बीट के अंदर या सिंगल स्ट्रोक के अंदर जो आपका वेंट्रिकल्स क्या हो रहे हैं, सिस्टोल कर रहे हैं ना, उसे वो क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। डायग्राम से समझा दिया मैंने, है ना। ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ एस ए नोड। क्या पढ़ेंगे? एस ए नोड का रेगुलेशन। एस ए नोड को रेगुलेट कैसे करते हैं अपन? एस ए नोड होता है क्या? पेसमेकर होता है ना आपका। नोड ऑफ तवारा किसको बोलते हैं? नोड ऑफ तवारा एक नोड को बोलते हैं ना। तो देखो रेगुलेशन कैसे करते हैं ऐसे नोड का। ऐसे नोड होता है क्या है बताओ? मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स होता है कि नहीं होता है? मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स तो है ये। तो आपको मैंने बताया था कि 100% अपने पास में कार्डियक फाइबर हैं, उसके अंदर 99% जो आपके कार्डियक फाइबर होते हैं वो किसके काम में आते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट के काम में आते हैं। जबकि जो आपके 1% कार्डियक मसल्स होते हैं वो नोडल टिश्यू के अंदर मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो नोडल टिश्यू कौन से हैं आपके? एस ए नोड और एवी नोड। और आपके कार्डियक में फाइबर कौन से हैं बताओ? बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर, बताया था ना मैंने आपको, वो मसल फाइबर है आपकी। ठीक है। अब जो आपका रेगुलेशन होता है ऐसे नोड का, वो किसके द्वारा होता है? वो एएनएस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एएनएस। एएनएस का नाम सुना है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। और ये कैसा कंट्रोल होता है इसका? इनवॉलेंट्री। कैसा होता है? इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है। अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री कंट्रोल है ये। तो इसका रेगुलेशन किसके द्वारा होगा बताओ? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। अब आपको पता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कौन सा? ये 2 टाइप का होता है। कौन सा होता है बताओ? सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बात समझ में आ गई क्या? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या रिलीज करेगा बताओ? ये रिलीज करता है इपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन। और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या रिलीज करेगा बताओ? एसिटिल कोलिन। क्या रिलीज करता है ये? एसिटिल कोलिन। तो यदि एसिटिल कोलिन कहाँ पे काम करे? कार्डियक मसल्स पे काम करेगा। तो किसकी तरह काम करेगा? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करेगा। तो कार्डियक मसल्स पे देखेंगे अपन तो इसको भी, ये सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं ना, तो कार्डियक मसल्स पे काम करेगा ये, है ना, अभी प्रेजेंट टाइम में। तो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम दोनों किसके पार्ट हैं? ऑटोनोमस नर्व सिस्टम के। और ऑटोनोमस नर्व सिस्टम के द्वारा किसको रेगुलेट करने वाले हैं? ऐसे नोड की एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाले हैं। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम रिलीज क्या करेगा? इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम क्या करता है? एसिटिल कोलिन को रिलीज करता है। ठीक है। अब अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनकी सिग्नलिंग, थोड़ी सी सिग्नलिंग देख लेते हैं ना। तो अपन बात करें सबसे पहले किसकी? सिंपैथेटिक वाले की। किसकी बात करें? सिंपैथेटिक वाले की। तो सिंपैथेटिक वाले की बात करें तो सपोज करो मैं इधर
ये मैंने बना दी है क्या, ऐसे नोड की मेम्ब्रेन। क्या बना दी है मैंने, ऐसे नोड की मेम्ब्रेन बना दी है अपन ने, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे नोड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है, ऐसे नोड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऐसे नोड की मेम्ब्रेन है ये, समझ में आ गई। अब क्या हो रहा है देखो, आपके पास में क्या है बताओ, ये साइनेप्स है। क्या है ये, साइनेप्स है। सॉरी, साइनेप्स के अंदर क्या है, वेसिकल। तो सपोज करो ये तो है साइनेप्स और ये क्या है, वेसिकल। ये मैंने डायरेक्ट क्या बना दी है, वेसिकल बना दी है। क्या बना दी है, वेसिकल। तो इस वेसिकल को मैंने इस प्रकार से बना दिया है, सपोज करो। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात। तो ये वेसिकल है, ये साइनेप्टिक वेसिकल है ना, बताओ। और इस साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है, ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये तो है साइनेप्टिक वेसिकल और इसके अंदर ये क्या है आपके, न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाते हैं बताओ, फ्यूज होंगे ना। तो फ्यूज होने के बाद में यहाँ से क्या हो जाएंगे बताओ, रिलीज। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन से है बताओ, पहले अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिंपैथेटिक की बात कर रहे हैं ना। तो सिंपैथेटिक की बात करें, इसका मतलब ये वाले कौन से वाले होंगे बताओ, ये इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई क्या बात, आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर कौन सा रिसेप्टर मिलेगा ना आपको, ऐसे नोड की मेम्ब्रेन पर क्या मिलेंगे, रिसेप्टर मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा, रिसेप्टर। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये क्या है बताओ, रिसेप्टर है। ये कौन सा रिसेप्टर है, ये कितनी बार मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है बताओ, 7 बार कर रहा है। इसका मतलब कौन सा रिसेप्टर है ये, जीपीसीआर। जीपीसीआर है कि नहीं है। और एक्साइटेटरी के लिए कौन सा होता है बताओ, एक्साइटेटरी के लिए कौन सा रिसेप्टर बताया था थोड़ी देर पहले, निकोटीन बताया था ना। या इसी का नाम होता है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। क्या नाम होता है इसका, बीटा, इधर लिख देता हूं मैं, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। और इसका नाम होता है जीपीसीआर रिसेप्टर से बिलोंग करता है ये, जीपीसीआर की फैमिली से बिलोंग करेगा। नाम क्या है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। 7 टाइम का क्या करता है ये 7 टाइम क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करता है, स्पेन करता है। क्या करता है, क्रॉस करेगा, स्पेन करेगा, एक ही बात है, स्पेनिंग करेगा 7 टाइम। ठीक है, ये जब आपके इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन, ये दोनों बताओ कैसे हैं बताओ। अब ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम कर रहे हैं। किसकी तरह काम कर रहे हैं, एक्साइटेटरी की तरह काम कर रहे होंगे। ये आकर बाइंड होंगे। जैसे ही ये आपके इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन आकर, जैसे ही बीटा एड्रोजेनिक रिसेप्टर के ऊपर आकर बाइंड होते हैं, रिसेप्टर में कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आएंगे। अब आपको पता है ये जीपीसीआर है, तो जीपीसीआर है तो इसके पास में क्या होगा, इसके पास में जी अल्फा सब यूनिट भी होगी, होगी कि नहीं होगी। इसके पास में बीटा सब यूनिट भी होगी और इसके पास में गामा। अब बताओ, अल्फा जुड़ी होती है ना मेम्ब्रेन से, और गामा भी क्या होती है, जुड़ी होती है। बीटा तो बीच में होती है, जीपीसीआर में बढ़ाया आपने। तो ये जी अल्फा एस, ये बीटा और ये गामा। अभी आपके जी अल्फा भी अलग अलग होते हैं, मैंने आपको बताए थे। एक तो होता है जी अल्फा एस, एस का मतलब होता है जी अल्फा स्टिमुलेटरी, स्टिमुलेशन करने वाला। एक होता है आपका जी अल्फा आई, इनहिबिटरी, जो इनहिबिटरी इफेक्ट डालेगा। एक होता है आपका जी अल्फा टी, ट्रांसड्यूसिन बताया था मैंने आपको। एक और बताया था ना आपको, एक और बताया था मैंने, याद करो कौन सा बताया था।
बताओ, याद करके बताओ कौन सा था एक। तीन तो बता दिए मैंने ना, इनको हटा देता हूँ इधर से। ये जी अल्फा एस, ये बीटा और ये गामा, ये ट्राइमेरिक जी प्रोटीन है। क्या है ये? ट्राइमेरिक, ट्राइमेरिक जी प्रोटीन है। ट्राइमेरिक क्या है? जी प्रोटीन है। जी अल्फा एस, एस का मतलब क्या है? स्टिमुलेटरी है। क्या है? स्टिमुलेटरी। ये बीटा और ये गामा, इसमें अल्फा और गामा किसके साथ जुड़ी हुई है? मेम्ब्रेन के साथ में क्या होती हैं? जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है। अब इस जी अल्फा एस के पास में, खुद के पास में क्या होती है? इंट्रिंसिक जीटीपेज एक्टिविटी होती है। क्या होती है? इंट्रिंसिक जीटीपेज एक्टिविटी होती है। ये आपको बताएंगे कहां पर? सेल सिग्नल के अंदर की क्या होता है। ये समझ में आ गई क्या बात? अब ये याद रखो कि ये आगा लाइगेंड आ गया, रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर गया। रिसेप्टर के ऊपर जैसे बाइंड करेगा तो इस रिसेप्टर के अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होंगे, और कन्फर्मेशनल चेंज होंगे तो ये आपकी जी अल्फा क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्टिव, क्योंकि इसके पास में, खुद के पास में क्या है? इंट्रिंसिक जीटीपेज एक्टिविटी है। तो जैसे ये जी अल्फा क्या हो गई, अब बताओ? एक्टिव हो गई। कब होगी एक्टिव? जब लाइगेंड आकर बाइंड करेगा रिसेप्टर से, तो ये क्या हो गई बताओ? एक्टिव हो गई। अब जैसे ये एक्टिव होती है तो यहां से क्या होते हैं? ये बीटा और ये गामा, ये क्या हो जाती है? यहां से रिलीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बताओ? तो क्या हो गई? बीटा और गामा क्या हो गए हैं? रिलीज हो गई। अब कौन सा बचा? सिर्फ जी अल्फा बचा। ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन के ऊपर और कौन प्रेजेंट है बताओ? यहाँ पर इफेक्टर प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है यहाँ पर? इफेक्टर। कौन प्रेजेंट है यहाँ पर? इफेक्टर। ये इफेक्टर है, इसका नाम है इफेक्टर। और इस इफेक्टर का नाम क्या है? एसी। क्या नाम है? नाम क्या है इसका? एडेनिल साइक्लेज। एडेनाइल साइक्लेज, ये एडेनाइल साइक्लेज है। ये एडेनाइल साइक्लेज क्या करता है? ये आपकी क्या है? जी अल्फा एस क्या हो गई? एक्टिवेट हो गई। तो ये जी अल्फा एक्टिवेट होने के बाद में कहां पे जाती है बताओ? ये जाएगी इसके पास में, और ये इसको एक्टिवेट करती है। क्या करती है? इसको एक्टिवेट। बात समझ आ गई क्या? जी अल्फा एस जैसे एक्टिव हुई, एक्टिव कब हुई बताओ? जब लाइगेंड आकर रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा तब ये आपकी जी अल्फा एस क्या हो जाएगी? एक्टिव। ये एक्टिव होते ही बीटा और गामा यहां से क्या हो जाएंगे? इससे रिलीज हो जाएंगे। अब ये जी अल्फा एस किसको एक्टिवेट करती है? एडेनाइल साइक्लेज को। ये एडेनाइल साइक्लेज क्या है आपका? इफेक्टर का, इफेक्टर की तरह काम करता है। अब जैसे ये जी अल्फा एस जाकर एक्टिवेट करती है किसको? एडेनाइल साइक्लेज को, तो एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो गया। अब जब आपका एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होता है तो इसका काम क्या होता है? ये एटीपी होती है ना, एटीपी, उस एटीपी को साइक्लिक एएमपी में ये चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है? तो ये मैंने यहाँ पर क्या बना दी है बताओ? ये साइक्लिक एएमपी बना दी है मैंने। क्या बना दी है? तो जब तक आपका लाइगेंड रहेगा तब तक आपका साइक्लिक एएमपी बनता। यहां तक बात समझ में आ गई? साइक्लिक एएमपी बन गया। अब देखो इधर, ये जो आपकी एस नोड की मेम्ब्रेन आपको दिख रही है ना, इसके ऊपर एस चेन के क्या है? यहाँ पर एस चेन के चैनल है। ये क्या है? ये एस चेन क्या है? चैनल। अभी क्या है ये? अभी क्या है? बंद है। ये क्या है? ये बंद, क्लोज है अभी। क्या है ये? क्लोज। साइक्लिक एएमपी बन गया। अब ये साइक्लिक एएमपी क्या करेगा? इधर से चलना स्टार्ट करता है। इधर क्या करेगा? चलेगा। और कहां पे जाएगा? पीछे भी थोड़ी देर पहले मैंने स्लाइड में बताया था आपको कि साइक्लिक एएमपी किसकी तरह काम करता है? लाइगेंड की तरह, है ना? पैसेंजर की तरह काम भी कर सकता है ना? तो ये देखो, ये एशियन चैनल जब ओपन हो जाएंगे वहां से ये जाकर बाइंड करेगा, तो ओपन हो जाएगा। तो ओपन होगा तो क्या होगा बताओ? सोडियम आएगा अंदर, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। तो जाकर ये क्या हो गया? यहाँ पर
बाइंड, जैसे यहां पर बाइंड हो गया कौन, साइक्लिक AMP बाइंड विथ HCN चैनल, ये इतना काफी है। यहाँ पे ऐसे लिख दो डायरेक्ट, साइक्लिक AMP क्या हो गया है, साइक्लिक AMP आकर क्या हो गया है, बाइंड हो गया है। ठीक है, साइक्लिक AMP जैसे बाइंड होता है तो क्या होगा, ओपन, ओपन होते ही क्या होगा बताओ, ओपन होते ही यहां पर कौन आएगा, सोडियम, यहां पर कौन आएगा, सोडियम का क्या होगा, इनफ्लक्स होगा। सोडियम बताओ अंदर आता है तो थ्रेशोल्ड आता है कि नहीं आता है, याद करो, सोडियम अंदर की तरफ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो -70 से कितने पे आएगा, -35 पे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, थ्रेशोल्ड आएगा कि नहीं आएगा। चलो ठीक है, आपने बोल दिया तो थ्रेशोल्ड ला देते हैं। थ्रेशोल्ड आ गया, तो थ्रेशोल्ड आएगा तो फिर तो एक्शन पोटेंशियल भी आएगा, और माइनस और पॉजिटिविटी आएगी, तो क्या होगा बताओ, यहां पर एक्शन पोटेंशियल भी आएगा, और एक्शन पोटेंशियल आता है तो क्या होता है बताओ, ये क्या काम करता है, हार्ट रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। क्या कर देगा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हार्ट रेट को क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। और मैंने आपको ये भी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो आपका एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन क्या होते हैं, ये मोस्टली एक्साइटेटरी होते हैं, और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर किसको ओपन करते हैं, सोडियम चैनल को, करते हैं कि नहीं करते हैं, तो सोडियम अंदर आएगा चैनल ओपन होते ही, आएगा कि नहीं आएगा, तो सोडियम अंदर आया, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, थ्रेशोल्ड आएगी, थ्रेशोल्ड आते एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और हार्ट रेट क्या हो जाएगी। यहां तक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, आ गई क्या। तो इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था 2 नंबर में, इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन क्या करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाते हैं घटाते हैं, बढ़ाते हैं। एसिटिलकोलिन को तो आपको पता ही है क्या करता है, कम करता है, और ये क्या करता है। अब एसिटिलकोलिन की ओर देख लेते हैं, सिग्नलिंग ये वाली समझ में आ गई क्या आपको, ठीक है। वापस से मेरे को मेम्ब्रेन बनानी पड़ेगी, समझ में तो आ रहा है ना। ठीक है, ये हो गया आपकी ऐसे नोड की मेम्ब्रेन, ये ऐसे नोड। देखो इधर क्या हो रहा है, ये आपके बताओ ये क्या है, ये सिनैप्टिक वेसिकल है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे बाहर की तरफ। अब की बार ये वाले कौन से बताओ, अब की बार ये एसिटिलकोलिन है, और किसकी तरह काम कर रहे हैं ये, इनहिबिटरी की तरह काम कर रहे होंगे। कहां पर आकर बाइंड करते हैं, इसके पास में रिसेप्टर होगा तभी तो बाइंड करेंगे, यहां पर इसके पास में भी ये रिसेप्टर है, नाम क्या है रिसेप्टर का, बताओ क्या नाम लिखे। अरे इनहिबिटर के लिए कौन सा रिसेप्टर था, कौन सा था, मस्क्यूरेनिक एसिड रिसेप्टर था, ठीक है। तो रिसेप्टर कौन सा है ये, मस्क्यूरेनिक एसिड रिसेप्टर, ये भी क्या है एक प्रकार से जीपीसीआर ही है, क्या है ये, जीपीसीआर फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। यह आकर बाइंड हो गया। अब इसके पास में भी क्या है बताओ, जी अल्फा इनहिबिटरी वाला है, लेकिन अब की बार इनहिबिटरी है ना, तो ये वाली सब यूनिट कौन सी होगी, इनहिबिटरी वाली होगी, जी अल्फा आई,
होगी, जुड़ी होगी, इसके साथ में कौन होगी और बीटा, इसके साथ में कौन होगी और गामा। सही है। ये भी कैसे इनएक्टिव है, अभी इनएक्टिव है। कब तक रहेगी इनएक्टिव, जब तक कि लिगेंड आकर बाइंड नहीं होता है। जैसे ही लिगेंड आकर बाइंड हुआ है, अब देखो लिगेंड कौन सा है, इनहिबिटरी, तो फिर इनहिबिटरी एक्टिव होगी। यदि स्टिमुलेटरी, यदि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आता तो फिर स्टिमुलेटरी वाली क्या होती है, जी अल्फा एक्टिवेट हो जाती है। बात समझ में आ गई क्या बात। अभी इनहिबिटरी वाला आया है तो जी अल्फा आई एक्टिवेट हो जाएगी। तो जी अल्फा आई एक्टिवेट हो गई, क्यों, क्योंकि लाइगेंड आकर बाइंड हो गया रिसेप्टर से, तो रिसेप्टर के अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आएंगे और जी अल्फा क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। क्या हो गई है, एक्टिवेट। अब इधर आपको पता है पहले से कौन प्रेजेंट है, इधर कौन प्रेजेंट है पहले से ही, इफेक्टर है। इफेक्टर का नाम वही क्या है, एडिनाइल साइक्लेज। इसको एडिनाइलेज साइक्लेज बोलते हैं। पूरा नाम लिखूंगे इसका, एडिनाइलेज साइक्लेज। समझ में आ गई क्या, ऐसी याद रखना ना। एडिनाइलेज साइक्लेज क्या हो गया बताओ, ये कब एक्टिवेट होगा, जब यहां से कुछ जाएगा सिग्नल तभी तो होगा। अब ये सिग्नल कौन सा जा रहा है बताओ, इनहिबिटर, तो वो एक्टिव हो गया। यदि ये स्टिमुलेशन का सिग्नल जाता तो वो क्या होता, स्टिमुलेट होता। अभी ये क्या हो रहा है, इनहिबिटर वाला सिग्नल आया इसके पास में, तो इनहिबिटर वाला सिग्नल आया तो इसको एक्टिवेट होने देगा क्या, तो ये केस को क्या करेगा, जाकर ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा, ब्लॉक। ये इसको ब्लॉक करेगा और साथ में क्या होगा बताओ, साथ में ही ये आपके बीटा और गामा है ना, वो रिलीज होंगे। क्योंकि जैसे सिग्नल आता है तो आपको पता है अल्फा बीटा और गामा का साथ छोड़ देती है, तो बीटा और गामा तो रिलीज हो गए। अब सिग्नल इसके पास में कैसा आया है बताओ, इनहिबिटरी वाला है, तो ये इनहिबिट करेगी इसको जाकर, इफेक्टर को। किसको, इफेक्टर का। इफेक्टर याद रखना है आपको, इफेक्टर अलग अलग होते हैं सबके, है ना। तो ये इफेक्टर का नाम क्या है, एडिनाइलेज साइक्लेज। अब बताओ इसको ब्लॉक कर दी जाकर ये, तो क्या होगा, ये बेचारा क्या बना रहा था, एटीपी से क्या बना रहा था सिग्नल आने पर, साइक्लिक एएमपी। ये साइक्लिक एएमपी बना रहा था अच्छा खासा, लेकिन अब नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्यों, क्योंकि एडिनाइलेज साइक्लेज क्या हो गया है, इनहिबिट हो गया है। क्यों हुआ, क्योंकि जी अल्फा आई क्या हो गई है, एक्टिवेट। जी अल्फा आई एक्टिवेट कब हुई है, क्योंकि इसके पास में सिग्नल किसका है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का है, तो इनहिबिट करेगी ये। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। थोड़ा सा इधर चलते हैं नीचे की तरफ। यहां पर कौन से चैनल हैं, एशियन वाले हैं ना, एशियन चैनल है यहाँ पे। ये क्या है बताओ, अभी क्लोज है, क्लोज है। ये साइक्लिक पे आ ही नहीं रहा तो खुलेंगे कैसे, ये तो नहीं खुलने वाले। साइक्लिक एमपी का लेवल या तो बहुत कम है या फिर है ही नहीं। समझ में आ गई क्या बात। तो ये क्लोज रहेगा, ये तो क्लोज रहेगा, मतलब सोडियम तो अंदर आने से रहा, हार्ट रेट तो नहीं बढ़ेगा। समझ में आ गई क्या पहली बात। दूसरे यहां पर आपके मिलेंगे आपको पोटेशियम चैनल। क्या मिलेंगे, पोटेशियम चैनल। अब देखो ये आपको दिख रहा है कि ये वाला बीटा और गामा रिलीज हुए थे ना, बीटा और गामा, क्योंकि अल्फा एक्टिवेट जब होता है तो बीटा और गामा का साथ छोड़ देता है, तो रिलीज हो गए थे ये। अब जी अल्फा आई ने तो क्या किया, एडिनाइल साइक्लेज को ब्लॉक कर दिया, यहां से तो साइक्लिक एमपी नहीं बनने वाला। साइक्लिक एमपी नहीं बनेगा तो ये आपका एशियन चैनल ओपन नहीं होगा, तो सोडियम अंदर की तरफ आने से रहा, इसका मतलब हार्ट रेट तो बढ़ने से रही। लेकिन ये बीटा और गामा रिलीज हो गए ना, तो अभी ये भी तो फ्री है। ये जाकर क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट करवा देते हैं कि चलो हम बुलाते हैं आपको। समझ में आ गई क्या बात। जैसे ये जाकर एक्टिवेट करवाएंगे तो बताओ अंदर बाहर से क्या आएगा, अंदर से बाहर जाएगा या बाहर से अंदर आएगा,
पोटेशियम अंदर की तरफ आएगा या बाहर जाएगा? ये फ्लेक्स होता है ना, बताया तो था अभी। पोटेशियम का क्या होगा? ई फ्लेक्स होगा, तो पोटेशियम बाहर। ठीक है, देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, बताओ मेरे को। यहाँ पर हो रहा है, एक तो आपके पास में साइक्लिक एएमपी या तो है ही नहीं, या फिर क्या है, बहुत कम है। इसका मतलब ये क्या नहीं करेगा, HCN क्लोज रहेगी। एक काम तो ये होगा। दूसरा, आपके पोटेशियम का क्या होगा? ई फ्लेक्स होगा, क्योंकि क्या हो गए हैं, पोटेशियम चैनल ओपन हो गए हैं। समझ में आ गई क्या? इसकी वजह से क्या होता है, ऐसे नोड की एक्टिविटी क्या हो जाती है, ऐसे नोड एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी? डिक्रीज, डिक्रीज होगी ना। तो ऐसे नोड की एक्टिविटी डिक्रीज हुई, इसका मतलब हार्ट रेट क्या हो गया, हार्ट रेट डिक्रीज तो होता है। ये तो आपको पहली क्लास में बता दिया था मैंने। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, हार्ट रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो एसिटिलकोलिन तो क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है। एपिनेफ्रिन और नोरेफ्रिनेफ्रिन क्या करते हैं, बढ़ा देते। बात समझ में आ गई क्या आपको? अब आपको कोई ऐसे पूछ ले कि बोथ, ये दोनों है आपके पास में, क्या है, दोनों है। एक तो कौन सा, पैरा सिंपैथेटिक एंड सिंपैथेटिक जो एक्टिविटी है, ऐसे लिखो, इफ बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक एक्टिविटी इज ब्लॉक्ड, यदि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी दोनों ही क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो फिर क्या होगा बताओ? कुछ नहीं होगा, हट फट जाएगा फिर है, या निकल के बाहर आ जाएगा? टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर बताओ? नॉर्मल चलता रहेगा। रिजल्ट क्या होने वाला है, देखो मैं आपको बता देता हूं। यदि, सुनो मेरी बात, यदि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करके काम करते हैं ना, तो हार्ट रेट आपकी 72 के समथिंग रहती है। दोनों यदि कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं ना, तो आपकी हार्ट रेट कितनी होती है, 72। लेकिन दोनों को ब्लॉक कर दिया तो फिर क्या होगा बताओ? क्या होगा, हार्ट रेट घटेगी या बढ़ेगी? देखो अब एक दूसरी बात और सुना, फिर आंसर देना। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, वो डोमिनेंट होता है किसके ऊपर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर। समझ में आ गया? अब क्या होगा बताओ? देखो जब दोनों को आप ब्लॉक करोगे ना, सुनना, जब आप दोनों को ब्लॉक करोगे तो आपकी जो इंट्रिंसिक हार्ट रेट है, इसको डायरेक्ट याद रखना है, इंट्रिंसिक हार्ट रेट आपकी लगभग कितनी हो जाती है, 100 बीट पर मिनट। इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है। यदि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या कर दो, दोनों को क्या कर दो आप, ब्लॉक कर दो, तो फिर क्या होगी, हार्ट रेट क्या होगी, बढ़ेगी। 72 होती है ना, कितनी हो गई? अब इसके बाद में एक बात याद रखना आप, कि दोनों यदि कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं तो एवरेज आपकी 72 के समथिंग रहती है। एक बात और ही रखना, यदि दोनों ब्लॉक हो गए हैं तब तो आपकी 100 बीट पर मिनट होती है, लेकिन डोमिनेंट कौन सा होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो फिर एसिटिलकोलिन काम करेगा वहां पर, तो इसका मतलब हार्ट रेट क्या करेगा, वो डिक्रीज करता है। इसका मतलब बात क्या ना किसकी मानी जाएगी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, है ना। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज डोमिनेंट ओवर
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बात समझ में आ गई क्या बात आपको? इसके बाद में आपने सुना होगा एक टैकीकार्डिया, ऐसे आते हैं ना मीनिंग। एक आता है आपका ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया क्या होती है बताओ, किसको बोलते हैं टैकीकार्डिया? यदि नॉर्मल हार्ट रेट होती है आपके ना, नॉर्मल हार्ट रेट से ज्यादा क्या हो आपकी हार्ट रेट हो, हार्ट रेट क्या हो, ज्यादा हो किससे, नॉर्मल से। तो नॉर्मल हार्ट रेट से यदि आपकी हार्ट रेट क्या आ रही है, ज्यादा, तब तो उसका नाम क्या है, टेकिकार्डिया। और हार्ट रेट आपकी क्या है, कम है, किससे, नॉर्मल हार्ट रेट से। तो नॉर्मल हार्ट रेट से यदि क्या है, आपकी हार्ट रेट क्या है, कम है, तब उसको क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डी। क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डी। समझ में आ गई क्या बात? एक आपके ड्रग्स आपने नाम सुना होगा, एट्रोपाइन। एट्रोपाइन सुना है क्या आपने? क्या करती है एट्रोपाइन? ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है। क्या करती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है। कौन, एट्रोपाइन। एक और ड्रग्स होती है, उसका नाम क्या होता है, याद नहीं आ रहा उसका नाम। चलो पहले ये लिखो आप, यहां से एट्रोपाइन। एट्रो, ATROPINE। लिखूं क्या इसको, एट्रोपाइन या एट्रापाइन भी बोलते हैं इसको ना। ये तो करता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को। और एक होती है प्रोपेनोलोल, ये करती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों क्या है, ड्रग्स है आपके ना, क्या है ये आपकी ड्रग्स। समझ में आ गया? ये ठीक है। एट्रोपाइन और प्रोपेनोलोल, ये क्या करता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम ब्लॉक कर देता है, और ये वाला एट्रोपाइन पैरासिम्पैथेटिक को कर देता है। समझ में आ गया? फर्स्ट नंबर वाला